ओ मेरे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। भारतीय महिलाओं का दिल अगर कहीं लटका होता है, सब कुछ उसे छूट सकता है। कपड़े कम पहन सकती हैं, चांदी कम पहन सकती हैं, पर सोना, सोना कितना सोना है, एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। गोल्ड की बात करने वाले और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित मेहता जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड के प्राइसेस के बारे में और गोल्ड का फ्यूचर क्या चल रहा है, गोल्ड के पीछे क्या क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं भारत सरकार की और दुनिया में। पहला पार्ट वो रहेगा। दूसरे में हम बात करेंगे कि जियो पॉलिटिकल कनेक्शंस क्या हैं अभी जो गोल्ड के ऊपर, मूवमेंट, गोल्ड प्राइसेस की मूवमेंट, गोल्ड की स्टॉकिंग। बहुत सारे देशों ने गोल्ड के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, कुछ इस तरीके की भी न्यूज़ आ रही हैं। और इसका फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व से क्या लेना देना है। तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि जीएसटी, गोल्ड एंड जीएसटी का कनेक्शन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड सुमित, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you, Gayatri, or good evening, good morning to each and every viewers of Alternate Media. जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सोना रे सोना। गोल्ड के बारे में बात करना शुरू करते हैं। गोल्ड और गोल्ड से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स। जी। सी सोना लास्ट एक सवा साल में जिस तरह से बढ़ा, उसके बाद में इट वाज लुकिंग के शायद ये अब नीचे ही नहीं आएगा। और सोने में डिमांड बढ़ने लग गया था जब यूक्रेन वॉर चालू हुआ और अमेरिका ने रशिया के जो असेट्स हैं वो सब ये सीज कर लिए, जो उसका फॉरेन करेंसी यानी डॉलर डिनोमिनेटेड असेट्स थे, जो यूरोप में थे और अमेरिका में थे। तो तब से सेंट्रल बैंक्स, दुनिया भर की सेंट्रल बैंक्स को डर लगा कि अगर कल सुबह अमेरिका के साथ अपना कोई भी, भगवान ना करे लेकिन अपना अगर कुछ पंगा हो गया तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो है, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है डॉलर में, ओके, वो सीज कर सकता है। तो उसके बाद में भर भर के सब सेंट्रल बैंक्स ने सोना खरीदना चालू किया। उसमें सबसे आगे था भारत और चाइना। ऑफ कोर्स चाइना ने हमसे बहुत ज्यादा सोना खरीदा है, लेकिन हम लोग ने भी भर भर के सोना खरीदा। हम लोग ने भी 80-90 टन जितना सोना खरीदा है मार्केट में यूक्रेन वॉर के बाद। और उसका कारण था कि लोगों को डर लगने लग गया था कि डॉलर में पैसा रखने पे सेफ्टी नहीं है और सोना तो अपने पास ही होता है। ये अभी ईरान वॉर के साथ तो और ही नया चैप्टर चालू हो गया, भाव एकदम आसमान छू लिया था। लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सोने के भाव में कटौती होने लगी है। जो एकदम 1.5 लाख के ऊपर का, रफली 1,60,000, 1,65,000 रुपए का भाव चल रहा था, वहां से आज के तारीख में, यानी हम जब बात कर रहे हैं तब रफली 1,46,000 रुपए का भाव हो चुका है गोल्ड का, इन रूपी टर्म्स। तो ये 7 से 8 हजार रुपया तो लास्ट हफ्ता 10 दिन में ही भाव कटे हैं। तो लोगों को अब सोच आ रही है कि क्या हो रहा है, गोल्ड बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मेरा जितना स्टडी है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं ये बहुत ही क्लियरली कहना चाहूंगा, अंडर द सेबी गाइडलाइंस वी आर नॉट गिविंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस। हम कोई रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आपको निवेश करना हो तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करनी है, ये मेरी आपके सभी व्यूअर्स से नम्र विनंती है। लेकिन जो समझ में आ रहा है, जितना भी रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिस तरह से मार्केट में हवा बनते जा रही है, अगर सब कुछ चलता रहा इस तरह से, और अगर फेड ने भी, यूएस फेड ने जो कि वहां का रिजर्व बैंक है, उसने अगर रेट बढ़ाए, जो कि वो बढ़ाना चाहता है, ट्रंप उसको कम नहीं करने देना, बढ़ाना नहीं देना, बढ़ाने देना नहीं दे रहा है, तो शायद एक बार 1,42,000 के नीचे भी जा सकता है सोने का भाव। ये अभी की समझ है मार्केट की, बेस्ड ऑन वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स और ब्रोकरेज का रिपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के रिपोर्ट्स के बेसिस पे। ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट जनरल एकेडमिक डिस्कशन है। अमेरिका में भी भाव टूट चुके हैं। डॉलर में हम देखें तो 4,200 से अब 220 के ऊपर था, वहां से 4,160 के लेवल पे आ गया है। और यहाँ से अगर चीजें और अच्छी हुई या बुरी हुई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन से एंगल से, लेकिन अगर चीजें बराबर होते गई, अच्छे से होते गई,
तो शायद $4080 तक सोने का भाव आ सकता है, नीचे गिर के ये लेवल तक आ सकता है। हाँ, अगर 1,42,000 अगर हम रुपये में बात करें, 1,42,000 के नीचे गया, तो मुझे पता नहीं है और कितना नीचे जाएगा। और अगर 1,60,000 के ऊपर गया तो वापस तेजी चालू हो जाएगी। फिर हमें देखने नहीं मिलेंगे ये तरह के भाव। तो ये दोनों तरफ की मैं एकेडमिक डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अभी गोल्ड जो है, लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड की अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो गई है, क्योंकि तो चाइना और दूसरे थोड़े बहुत देश है वही आज के तारीख में नॉर्मल मार्केट में माल छोड़ रहे हैं। और यूएस में जिस तरह से अभी अनसर्टनिटी बनी है, अगर वहां फेड रेट्स बढ़ाए, यानी जो वहां के आरबीआई है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, जिसको वहां का आरबीआई के यानी सेंट्रल बैंक है आरबीआई की तरह, अगर उसने ब्याज बढ़ा दी है तो सोने के भाव बहुत कम होंगे। उसका कारण भी है, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व अपना ब्याज बढ़ाता है तो लोग अपने पैसे सोने में डालने के बदले फेडरल रिजर्व में डालेंगे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, उसमें से ब्याज ज्यादा मिल रहा है। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, फॉरेन बैंक्स है, जैसे आरबीआई है, चाइना की बैंक है, उन लोग भी पैसा डालेंगे डॉलर में, तो उन लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे। उसका दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि गोल्ड में से रिटर्न्स नहीं मिलते। गोल्ड एक डेड एसेट है। आपने अगर 10 किलो गोल्ड खरीद के रखा हो, हाँ, आज के हिसाब से रफली 15 करोड़ रुपए का सोना है, 15 करोड़ के सोने पे आपको एक पैसे का ब्याज नहीं मिलेगा। हाँ, जिस दिन आप बेचोगे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, अगर भाव बढ़ गया होगा। दूसरा भी फायदा है कि आप बेचने जाओगे, अगर आपके पास सोना पड़ा है, तो जैसे प्रॉपर्टी आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लग सकता है। सोना आप खड़े खड़े बेच के निकल सकते हो। आप सोनार के दुकान में जाइए, आप बोलिए ये सोना है, वो चेक करेगा कितना कैरेट्स का है, क्लीन है नहीं है, प्योरिटी चेक करेगा और पैसा देके बात खत्म कर देगा। ये चीज दूसरे असेट में नहीं होता, इसलिए लोग सोना खरीदते हैं। सो कमिंग बैक टू, अगर वो ब्याज बढ़ाए तो सोने का भाव घटेगा, सोने का भाव कम होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि ब्याज कम हो। वो प्रेशर डाल रहा है वहां के आरबीआई, फेडरल रिजर्व पे, कि आप ब्याज कम करो। और अगर वो ब्याज कम करेगा तो ये सिचुएशन आएगी कि सोने के भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्याज अगर कम होगा तो लोग बोलेंगे मैं यूएस डॉलर में क्यों, यानी गवर्नमेंट को क्यों पैसा दूं, उसके बदले सोना लेके घर पे बैठा रहूंगा। तो उसके कारण भी सोने के भाव बढ़ने लगेंगे। सो दिस इज द ब्रॉड मैक्रो पिक्चर। अब पूरा ध्यान सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पे है। ये लोग क्या करते हैं, उनके बीच में क्या होता है। और अगर वहां, क्योंकि अभी जिस तरह से सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, फेडरल रिजर्व की तैयारी नहीं है कि ब्याज कम करे। और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आते जा रहा है कि भैया आप ब्याज कम करो, ब्याज कम करो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन जो वहां है, वहां अभी 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, जो फेडरल रिजर्व के लिमिट के बहुत ही ऊपर है। तो अगर फेडरल रिजर्व का हुआ तो वो 2 ट्रांचेस में 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट यानी 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा प्रतिशत का ब्याज बढ़ा देंगे अगले साल तक में। और अगर वो हुआ तो सोने के भाव फट जाएंगे, और सॉरी कम हो जाएंगे, काफी कम हो जाएंगे। तो फेडरल ये रेट बढ़ा, फेडरल रेट रिजर्व का रेट बढ़ा तो गोल्ड के रेट्स कम डाउन हो होंगे। जाएंगे। यस, और उल्टा चलेगा, उधर बढ़ेगा इधर घटेगा। और हाँ, इनवर्स रिलेशन जिसको हम कहते हैं, यस, राइट, इनवर्स उल्टा रिलेशंस। इनवर्स यस, रिलेशन। अच्छा, यस। एक बात तो बताइए, आप जियोपॉलिटिक्स स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स और बहुत क्लोजली फॉलो करते हो, आपको क्या हाँ, लगता है चांसेस क्या हैं? फेडरल रिजर्व्स बढ़ने के चांसेस हैं या घटने के चांसेस हैं? क्योंकि सी ट्रम्प अभी, हाँ, इतने दिन तक फेडरल रिजर्व बहुत इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है। आपने भी सुना होगा, जो उनका फेडरल रिजर्व का हेड था उसके साथ ट्रम्प की तो गाली गलौच तक हो गई थी, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये किधर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? सी बेसिकली तो भाव ब्याज बढ़ाने ही पड़ेंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो भी चाहता हो, क्योंकि सी इसके अंदर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स भी है। फेडरल रिजर्व एक इंडिपेंडेंट, जैसे आरबीआई में एक आरबीआई है वो पूरा काम करता है, वहां वैसा नहीं है। वहां 11 अलग अलग स्टेट के फेडरल रिजर्व है, जैसे फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क और वो सब। तो इसके पहले जो गवर्नर था पॉवेल करके, और उसका और ट्रम्प का तो 36 का आंकड़ा था। उसने क्या किया, और यहाँ जो डिसीजन होता है उसमें 12 लोग, यानी
11 जो स्टेट के फेडरल रिजर्व है और एक अमेरिका का फेडरल रिजर्व, 12 लोग मिलके डिसीजन लेते हैं और मेजोरिटी पे डिसीजन होता है। तो ये जो पॉवेल था उसने एक बहुत ही अच्छा गेम खेला। उसने खुद के रिटायरमेंट के पहले सब वहां खुद के लोगों को अपॉइंट किया। फेब्रुआरी में जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा था उसके पहले ही सबको 5 साल का अपॉइंटमेंट दे दिया और वो खुद निकल गया। लेकिन आज हालत जो है कि अभी जो लैरी करके जो अभी फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका का यूएसए का चेयरमैन है, उसको उसके कोई लोग नहीं, नीचे जो भी 11 लोग हैं वो सब पॉवेल के लोग हैं। तो इसको अब मेजोरिटी पे डिसीजन लेना होगा तो भी वही डिसीजन लेगा जो कि पॉवेल चाहता है। और अभी का यूएस फेडरल रिजर्व का चेयरमैन के हाथ में वो पावर नहीं बचा है, तो वो एकदम हेल्पलेस हो गया है। दूसरी चीज है कि अब विदेशी बैंक्स जो जैसे विदेशी फेडरल रिजर्व जैसे यानी जैसे चाइनीज सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, रिजर्व बैंक, ये लोग सब अब पैसा नहीं डालने को तैयार है यूएस ट्रेजरीज में। और ये साल रफली 10 ट्रिलियन डॉलर का रिन्यूअल आ रहा है। 10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ डॉलर। 10 लाख करोड़ डॉलर यानी हम पकड़ लेते हैं 10 लाख गुना यानी 1000 लाख करोड़ रुपए का रिन्यूअल आ रहा है ये साल। तो उतना पैसा रेस करने के लिए अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। चाइना पैसा नहीं डालेगा, भारत पैसा नहीं डालेगा, ओके, दूसरे भी बैंक से इवन आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ब्रिटेन ने डाला है, जापान पैसा नहीं डालेगा क्योंकि जापान खुद भी यूएस ट्रेजरीज बेच के खुद की इकोनॉमी को सपोर्ट करने का काम कर रहा है अभी। तो अभी सिचुएशन है कि अमेरिका को सिर्फ हेज फंड्स और जो दूसरे इन्वेस्टर्स है उसके भरोसे रहना है और उनको अगर अट्रैक्ट करना हो तो ब्याज बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मेरा जितना समझ है कि फाइनली उसको ब्याज बढ़ाना ही पड़ेगा सो दैट वो पैसा रेस कर सके। नहीं तो 10 ट्रिलियन रफली 38 ट्रिलियन का डेट है, उसमें से 10 ट्रिलियन यानी 25% पकड़ लो आप, 25% से थोड़ा ज्यादा उसको रिपे करना है। उतना पैसा तो नोट छाप नहीं सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है। पैसा कहाँ से लेगा वो लोगों को रिटर्न करने के लिए? तो हायर रेट्स पे उसको पैसा बोरो करना पड़ेगा मार्केट में से, जिससे कि वो ये लोगों का रिपेमेंट कर सके। तो मेरी समझ में आ रहा है कि फाइनली ब्याज बढ़ेंगे और उसका इफेक्ट होगा कि सोने का भाव कम होगा। ये मेटल्स कॉपर और लोग काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका मतलब अब गोल्ड के रेट डाउन आने वाले हैं मोस्ट लाइकली उसके भाव कम होने चाहिए। और ये शॉर्ट है क्योंकि शॉर्ट टर्म का ही है, क्योंकि आखिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो खराब ही है। आज वॉर अगर टल गई है, रुकी नहीं है, वो टल गई है थोड़े सालों से, तो ये टाइम है कि सब लोग प्रिपेयर भी करेंगे वॉर के लिए। तो वापस सोना इनडायरेक्टली खरीदा जाएगा, लोगों का रिकैलिब्रेशन होगा असेट्स में। जो लोगों का डॉलर डिनोमिनेटेड असेट्स है, डॉलर थोड़े टाइम तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि डॉलर के भाव, डॉलर भी महंगा हो जाएगा, डॉलर में डिमांड बढ़ेगी और डॉलर का भाव भी बढ़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में। रुपी में भी मुझे लगता है कि 6 महीने से 1 साल में डॉलर 100 रुपए पे पहुंच जाएगा। तो डॉलर के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन ये वो दिया बुझने के पहले जो फड़फड़ाता है, लो फड़फड़ाती है, वैसे थोड़े टाइम के लिए डॉलर का बहुत अच्छा समय चलने वाला है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि डॉलर टूटते जाएगा और सोने का भाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जब डॉलर टूटेगा तब लोगों के हाथ में समझ में नहीं आएगा कि युआन में डाले, पाउंड में डाले, किस में डाले। तो तब उन लोग सब सोने का ही प्रेफरेंस करेंगे। तो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एकदम कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ सिचुएशन है। वी हैव स्टॉप द वॉर फॉर अ वाइल, वी हैव पोस्टपोन द वर्ल्ड वॉर फॉर अ वाइल, लेकिन आगे चल के ये सब होना ही है, 2 4 नहीं तो 5 साल, उतने टाइम में वापस टर्ब्यूलेंस आ ही जाएगा। तो तो वापस सोने आप की डिमांड करने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन will eventually happen but over a gradual period of time, not slowly, not so fast. सी डी डॉलराइजेशन का जिस तरह से कंसेप्ट भारत में लोगों ने फैलाया है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड कंसेप्ट है। एक्चुअली ये डी डॉलराइजेशन वर्ड जो है या ये कंसेप्ट है, वो एक रे डेलियो करके एक इकोनॉमिस्ट और फंड मैनेजर है और वो जॉर्ज सोरोस से बड़ा फंड मैनेज करता है, ओके। उसने ये इसके ऊपर बुक लिखी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर करके। और मोदी जी लास्ट टाइम जब अमेरिका गए थे तो न्यूयॉर्क में रे डेलियो को मिले भी थे। उसकी बुक में उसने पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड उसने एनालिसिस किया है कि पहले
डच गिल्डर का जमाना था, उसके पहले पोर्चुगीज का करेंसी का जमाना था, फिर डच गिल्डर्स आए, फिर ब्रिटिश पाउंड आया, पाउंड स्टर्लिंग, उसके बाद में डॉलर आया। और रे डेलियो का कहना है कि जिस तरह से अभी वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जिस तरह से हर एक इकोनॉमी का एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव स्ट्रेंथ देखे, तो आगे चल के अगर डी डॉलराइजेशन हुआ तो युआनाइजेशन हो जाएगा, यानी युआन वर्ल्ड ग्लोबल करेंसी बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि युआन और चाइना दोनों ट्रांसपेरेंट नहीं है। अमेरिका कुछ भी बोलो, कितना भी गड़बड़ वाला देश हो, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी है। वहां कितनी करेंसी है मार्केट में हमें पता है, वहां मार्केट में क्या चल रहा है हमें पता है। गवर्नमेंट कितनी भी खराब हालत हो, भले वो पैचवर्क कर डाले, ऊपर लिपा पोताई कर डाले, लेकिन फिर भी हमें पता है कि कितनी लिपा पोताई की है और क्या सुंदर दिखाया है, क्या बदसूरत है जो छुपाया है। वहां ट्रांसपेरेंसी है। चाइना में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां हमें ये भी नहीं पता है कि रियलिटी क्या है ग्राउंड पे। तो उसकी अभी करेंसी को कोई भरोसा नहीं करेगा। तो डी अभी डॉलराइजेशन के, हाँ अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जो कि शी जिनपिंग के टेबल पे रखी गई, और दैट इज देयर इन मीडिया। बहुत धीरे धीरे उसके पॉइंट्स लीक आउट हुए हैं। उसके हिसाब से द चाइनीज जो ये बोलते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, इट इज नॉट मोर देन $9 ट्रिलियन। द पॉपुलेशन इज जस्ट 800 million। इट इज नॉट इक्वल टू इवन इन द इंडियन पॉपुलेशन, क्योंकि धीरे धीरे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ तो निकल कर आएगा। सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट में अब जो वहां की अंदर से न्यूज निकल कर आ रही है। एंड अभी जब वो फायरवॉल ब्रीच हुआ था, सुमित जी आपने भी देखा होगा ट्विटर पे कितनी सुंदर सुंदर वीडियोस वायरल हुई थी। आई एम बीइंग ऑनेस्टली वेरी सार्कास्टिक। ऐसी सुंदर वीडियो की आप सीवेज के अंदर से तेल निकाल रहे थे लोग, प्लास्टिक के चावल खा रहे हैं, गार्बेज की जो हमने देखे हैं। तो अब से वहां की न्यूज नहीं निकल कर आती है, तो इट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। देयर हैज टू बी सम लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू ट्रस्ट पीपल। एग्जैक्टली exactly। और दूसरा क्या है, मैंने चाइना को 2000 से मैं ट्रैक करते आया हूँ, आज से नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मेटल मार्केट स्टडी करता था इकोनॉमिक टाइम्स में, बाद में दूसरी जगह पे इंटरनेशनल रिसर्च हाउसेस में मैं करता था, HDFC और सब जगह, तो हम लोग ने जिस तरह से चाइना के बारे में जितने न्यूज हम लोग बड़े बड़े लोगों से, आप बोलिए टाटा बिरला, सब जगह हम जब बात करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2000 2001 में भी बात करते थे, एक अंदर का एक, यानी अनसेड सीक्रेट था कि किसी को तब भी 2000 में भी किसी को चाइना में क्या चल रहा है विश्वास नहीं था, क्योंकि वहां सब कुछ कंट्रोल्ड है, वहां क्या इंफॉर्मेशन बाहर जानी चाहिए वो भी कंट्रोल्ड है, कितना झूठ बोलना है, उनके स्टील के इन्वेंट्री, कॉपर के इन्वेंट्री, एल्यूमिनियम के इन्वेंट्री कितने हैं, वो एक मेटल बुलेटिन करके एक मैगजीन आता है। ओके, वो तब भी कुछ 2000 2500 पाउंड का, 2000 में 2000 2500 पाउंड का सब्सक्रिप्शन होता था। उसके अंदर भी उन लोग सही डेटा नहीं देते थे, लोगों को वो डेटा पे भी विश्वास नहीं था। ये उतना बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये इसमें क्या है कि युआन इज बिकमिंग अ डिफैक्टो ग्लोबल करेंसी, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट उतना है, इंपोर्ट उतना है, तो लोग युआन रखने को तैयार है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि युआन के ऊपर विश्वास नहीं है। कल सुबह अगर चाइना ने बोला कल से युआन को हम रिपे नहीं करेंगे, कौन क्या करेगा? अमेरिका का फिर भी स्टैंडिंग है कि वो $10 ट्रिलियन बोरो करके भी वो लोगों को पैसा रिटर्न करेगा। चाइना का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो डी डॉलराइजेशन एक्चुअली दुनिया भी नहीं चाहेगी कि टोटल डी डॉलराइजेशन हो जाए, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। अमेरिका ऐसा देश है जिसके ऊपर लोग विश्वास कर सकते हैं, उसके करेंसी पे, उसके ग्लोबल मैनेजमेंट पे विश्वास कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, हाँ इट विल बी अ मल्टी करेंसी ऑर्डर, लेकिन डी डॉलराइजेशन पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज ये है ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स और हैं। युआन इटसेल्फ इज फज्ड, मतलब मैन्युपुलेटेड है। युआन जो करेंसी है वो मैन्युपुलेटेड है, पॉइंट वन। और दुनिया में कोई तो करेंसीज चाहिए होंगी ना, सो दैट द कंट्रीज कैन एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड। भाई अब किसी फॉर्म में तो पे करोगे। अब सिल्वर कॉइन्स में, पहले सिल्वर कॉइन्स में, गोल्ड कॉइन्स में पेमेंट होती, तो बोलते थे ना राजा महाराजा जाओ खुश हुआ, आप तुमको 100 अशर्फिया इनाम दी, मतलब 100 सोने के सिक्के इनाम दी। तो कुछ तो ट्रेडिंग एक्सचेंज में कुछ तो चाहिए होगा। बाय गोल्ड अभी आने में टाइम लगेगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट इज गोल्ड कैन नॉट बी। पॉसिबल, गोल्ड कैन नॉट बिकम, क्योंकि गोल्ड का बैक्ड करेंसी आ सकता है लेकिन गोल्ड नहीं आ सकता, क्योंकि गोल्ड का मूवमेंट आप कैसे करोगे? एक जमाने में होता था, अब वो नहीं होगा। दूसरी चीज है, आपने जो बोला कि करेंसी मैनिपुलेट होता है, तो वो तो सब करेंसी, हम लोग भी अपना करेंसी मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी हम लोग नहीं कर पा रहे, इसलिए अपना रुपी इतना गिर गया है डॉलर के सामने,
ये तो हम लोग ने भी, और हम लोगों ने एक्चुअली तो आर्टिफिशियली भाव बढ़ा के रखा था। हम लोग ने भाव गिराना चाहिए डॉलर के सामने रुपी का। आप देखिए जापान ने ये 90 के दशक में किया है, 2000 के दशक में किया है, और चाइना आज तक कर रहा है। अच्छा, जिसको रुपी भी एक्सपोर्ट करना गिराना है, चाहिए आप कह रहे हो, गिराने से फायदा क्या है? अगर हम रुपी गिराते हैं तो अपने एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते हो जाते हैं, तो हमारे एक्सपोर्टर्स कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, पॉइंट नंबर 1। उससे हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमारे इंपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं, तो जिसको मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, बाहर की घड़ियां चाहिए, वो सब महंगी हो जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स उसके साथ प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि कच्चे तेल का आयात जो हम कर रहे हैं, बाद में खाने के तेल के आयात कर रहे हैं, यूरिया का आयात कर रहे हैं, वो भी महंगा हो जाएगा। लेकिन वो उसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा, लेकिन उसके सामने जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जैसे कोई लग्जरी गुड्स है, जर्मनी के ये क्या कहते हैं, एसी लोग लेते हैं, बिकॉज जर्मन एसीज आर वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जर्मनी के बहुत अच्छे आते हैं। तो जो लग्जरियस लोग हैं, जो लोग लेना चाहते हैं, उनको महंगा हो जाएगा, तो वो फॉरेन करेंसी अटक जाएगा। मोदी जी ने फॉरेन करेंसी ना खर्च हो उसके लिए कुछ चीजें कही, लेकिन उन्होंने रुपी को भी फॉल होने देना चाहिए। ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन वो पॉलिटिक्स को झेलने की तैयारी होनी चाहिए, और बीजेपी के पास वो टाइप का लोग होने चाहिए जो बता सके कि भैया ये करेंसी गिरने से क्या फायदे हैं। ओके। और ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स हुआ है, क्योंकि इसके पहले जब 2013 में करेंसी गिरी थी, रुपया गिरा था, तब बीजेपी ने ही धमाल की थी, तो अब कांग्रेस करने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि रुपी को आज भी गिर के 100 रुपए डॉलर के सामने, 100 रुपए डॉलर को स्ट्रांग होने देना चाहिए, जिससे हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसको मैनेज करने के तरीके निकालो, लेकिन आप एक्सपोर्ट्स को अभी रोको मत, एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। इंटरेस्टिंग। एंड व्हाट अबाउट जीएसटी? जीएसटी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, जीएसटी इन गोल्ड। सी, अब मेरे पास जो न्यूज है, रूमर्स चल रही है कि जीएसटी 3% से 5% करने वाले हैं सोने पे, क्योंकि पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई 6% से 15% कर दिया है, अब जीएसटी भी बढ़ाएंगे, तो जिससे कि लोग सोना ना खरीदे। लेकिन ये एक बहुत ही, मोदी जी भूल रहे हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा मिसनॉमर है, क्योंकि भारतीय महिला सोना नहीं छोड़ेगी। भारतीय महिला को जितना सोने से प्यार है, शायद अपने पति से प्यार नहीं होगा। बहुत सारी आपकी महिला दर्शक गुस्सा भी हो सकती है, मैं थोड़ा व्यंग से कह रहा हूं, लेकिन सोना उनके लिए बहुत डियर है। और दूसरा क्या मालूम है, सोने में जो वैल्यू स्टोर होती है, वो कहीं और से स्टोर नहीं होती, क्योंकि कल सुबह अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, कुछ गड़बड़ हो गई, इकोनॉमी क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, तो सोना ही एक है जो भाव संभाल के रखेगा, अपना वैल्यू संभाल के रखेगा। ओके, इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये देखिए, मोदी तभी जी जो बोल तभी रहे, सुमित जी, तभी वो गाना था ना, सोना रे सोना दे दूंगी जान जुदा मत होना। मतलब सब कुछ छोड़ सकते, सोना नहीं छोड़ सकते। तभी वो गाना गाया हुआ हाँ, था। देखिए, हमारे हमारे बॉलीवुड के लोग और सिंगर्स भी इसकी अहमियत को समझते हम्म। थे। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि, और क्या मालूम में अब स्मगलिंग बढ़ेगी, क्योंकि पहले स्मगलिंग में बेनिफिट नहीं था, पहले 8% से 6% कर दिया था, तो उल्टा मार्जिन कम हो गया, तो सोने का स्मगलिंग भी कम हो गया। अब अगर 15% है, ऊपर से जीएसटी है, 3% से 5% कर दिया, तो स्मगलिंग को बहुत बढ़ावा होगा, और ब्लैक मार्केट में सोना बहुत बिकेगा, और सोना आने वाला है। लोग सोने में ज्यादा भरोसे करते हैं, क्योंकि आज के तारीख में बैंक में रिटर्न नहीं मिल रहा है। हम 5, 5.5, 6%, 6.25%, 6.5% पे लोगों को सल्टा दे रहे हैं। उल्टा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हमने टैक्स फ्री कर दिया, और हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को टैक्स भरना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन में लोग सोने की तरफ ही जाएंगे, पैसा सोने में ही शिफ्ट होने वाला है, और स्मगलिंग बढ़ने वाली है। तो ये मोदी जी को पता भी है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी को पता नहीं है। इसके पहले भी हुआ है कि जब भी एक जमाना था 60, 70, 80s में सोने का कितना स्मगलिंग होता था। अपने पास तो मूवीज है बॉलीवुड में कितने के, सोना वो मडाई लैंड पे आने वाला है, ये वो, क्यों? क्योंकि हम लोग ने ड्यूटी बहुत हाई रखी थी। और हम लोग, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे पॉलिटिशियंस है, वो सत्ता में आते हैं ना, तो, और ब्यूरोक्रेट्स तो सत्ता में होते ही है, उनको तो चुनाव भी नहीं लड़ने होते, तो उन लोग बहुत अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। और जितना ड्यूटी ज्यादा होगा, उतना करप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो भी कस्टम ऑफिसर होगा उसका करप्शन भी बढ़ जाएगा। स्मगलिंग वाले भी बोलेंगे भाई ये करप्शन, ये कस्टम्स ऑफिसर को पैसा देके निकल लो, और वो तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में तो इतना आरडीएक्स आया था, कस्टम ऑफिसर को तक पैसे देके उन लोग ने अंदर लाया है।
तो ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि करप्शन नहीं है, करप्शन तो है ही है और ब्यूरोक्रेट्स करते ही है। उल्टा अगर रेट बढ़े तो उन लोग के भी रेट बढ़ जाते हैं कि ड्यूटी बढ़ गई है तो हमारा भी पैसा बढ़ जाना चाहिए, तो हम सोना आने देंगे देश में। तो ये स्मगलिंग बढ़ेगा, स्मगलिंग के साथ करप्शन बढ़ेगा, लेकिन सोने की डिमांड कम नहीं होगी, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। व्हाट अबाउट सिल्वर? आपने सोने के बारे में तो सारी बातें बता दी, चांदी, मतलब चांदी के बारे में भी बताइए थोड़ा। जी। चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और सोने जितना प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। और चांदी में इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। उसके कारण क्या, जैसे आपका ये अब कंप्यूटर चिप्स है, बाद में अपने मोबाइल फोन के जो सेमीकंडक्टर्स है, अपने एयर कंडीशनर्स और दूसरे जगह जितने सेमीकंडक्टर्स है, वो बाद में जितना इंडस्ट्रियल यूजेज है, वो सब में चांदी की रिक्वायरमेंट है। अब चांदी का भाव बढ़ेगा तो मोबाइल फोन का भी भाव बढ़ेगा। इसलिए अमेरिका ने क्या किया है कि चांदी के भाव को कंट्रोल करके रखा है। बीच में मस्ती चली थी चाइना में, जो शंघाई एक्सचेंज है, मेटल एक्सचेंज, उसका और कॉमेक्स के बीच में एक बहुत बड़ा $21 का मार्जिन बन गया था। लेकिन धीरे धीरे वो गैप अप हो रहा है और सबको पता चल गया कि भैया चांदी में मस्ती मत करो, क्योंकि चांदी में मस्ती की तो आगे सब लोगों को लॉसेस होंगे। आज अगर स्पॉट में चांदी का भाव बहुत बढ़ जाता है, मैंने सामने सेमीकंडक्टर्स जो बना के मोबाइल कंपनी को देना है, मेरा 6-6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे लॉ महंगे भाव पे खरीद के एग्जिस्टिंग भाव पे सप्लाई करते रहना पड़ेगा और नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो चांदी में एक्चुअली स्पेकुलेशन होता है, उसमें स्टोर नहीं है। यानी आपको संभाल के रखना है तो सोना खरीद के रखो। दूसरा है, चांदी आप बेचने जाओगे ना तो 10,000 किलो पे 10,000 12,000 रुपए सीधा काट डालते हैं, तो अपने हाथ में पैसा नहीं आता है। सोने में उन लोग भाव नहीं काटते। तो दैट इज द सेफ्टी ऑफ गोल्ड। और चांदी में इसलिए किसी को बोलता हूँ कि भैया चांदी खरीदना है तो एमसीएक्स पे खरीदो, सट्टा करो, बात कर खत्म करो। लेकिन चांदी इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट मटेरियल। बट और फिजिकली खरीद के रखने के, आपने कहा एमसीएक्स पे सट्टाबाजी करो, बट खरीद के हाँ, मत रखो एज सच के आगे खरीद के बेचना है। मतलब। हाँ, यस। बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से, घर के कंजम्पशन से आप खरीदना चाहते हो और ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, हाँ, बट वो भी गोल्ड, कितनी ज्वेलरी गोल्ड लेते हैं, क्योंकि चांदी होती है तो भी लड़कियां पायल पहनती है या लड़के हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, उसके बियॉन्ड चांदी का ज्वेलरी यूज जीरो है। हाँ, घर में चांदी के ग्लास होंगे, चांदी की थाली में खाना खाएंगे, चांदी के कटोरे में दाल पियेंगे, वहां तक ठीक है। उसके बियॉन्ड चांदी का घर में भी रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, भगवान के यहाँ चांदी का दिया होगा, भगवान के अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, उतना, उसके बियॉन्ड चांदी का रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग चांदी, आप अपने आप का देखिए, आप कभी शादी में जाओगे, फंक्शंस में जाओगे, आप सोने की चीजें पहनोगे, आपके पास चांदी होगी तो भी सिर्फ पायल ही होगी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा आपके पास चांदी का। सोना पहनते हुए भी डर लगता है, कौन छीन के ले जाएगा आते जाते। और सोना इज लाइक एक्सपेंसिव, तो आजकल तो आर्टिफिशियल का जमाना हो गया। बट गो यू मीन टू से कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में रखो और चांदी को आप ऑनलाइन ट्रेड करो, राइट? यस, उसमें सट्टा चल सकता है, क्योंकि चांदी पूरा सट्टे का ही मार्केट है, फिजिकल मार्केट है ही नहीं। चांदी दूसरी चीज है, आपने अगर 1 करोड़ रुपए की चांदी ली तो आपको स्टॉक करने के लिए कितना स्पेस लगेगा। आपने 1 किलो सोना लिया तो आज के तारीख में 1,46,00,000 रुपए में आप 1 किलो सोना लेंगे। 1 किलो सोना आपके तिजोरी में कहीं एक कोने में आराम से बैठा रहेगा, आपको स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की चांदी ली तो आपका पूरा तिजोरी भर जाएगी, ऊपर आपको बाहर रखना पड़ेगा। तो आप स्टोरेज के लिए भी आप चांदी नहीं ले सकते। हम्म, सही बात दिस है। इज द प्रॉब्लम। और हाँ, ज्वेलरी के फॉर्म में अगर देखें तो जैसे आजकल माय सजेशन टू लॉट ऑफ व्यूअर्स, जैसे कान में लोग बहुत सब बच्चियां आर्टिफिशियल बहुत पहनती हैं आजकल, तो उसको शिफ्ट टू चांदी, बिकॉज इट्स सिंपलर, इजियर, एंड चोरी का भी डर नहीं है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रेशियस मेटल्स हैं, इनका चोरी का डर बहुत रहता है, एक वो सबसे बड़ा। तो आगे आने वाले समय में मतलब चांदी में वॉलेटिलिटी दिखेगी क्या, ये सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को देखते हुए? क्योंकि सब अभी तो सोना चांदी दोनों में वॉलेटिलिटी रहेगी। देखिए, हमने बात चालू की, मैं आपको अभी कुछ बताता हूँ। हमने बात चालू की तब रफली 1,46,400 का भाव चल रहा था सोने गोल्ड का। का, हाँ, हाँ, जब आपने और मेरी बात शुरू की, हाँ। और अभी 1,46,288 का भाव चल रहा है। 400 गिर आधा गया। घंटा भी नहीं हुआ है, आधा घंटा भी नहीं हुआ है और 400 रुपए और गिर गए हैं। तो ये गिरते-गिरते कहाँ तक पहुँचने की उम्मीद लग रही है आपको? अगर मैं अगले 6 महीने की बात करूँ तो, गोल्ड की? अगर सी
एक बार के लिए 1,42,000 का भाव लोग देख रहे हैं। 1,42,000 के नीचे बाद में नए लेवल्स आएंगे, तो वो अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 1,42,000 कितने टाइम में आता है, किस तरह से आता है, उसके बेसिस पे उसके नीचे के लेवल, लेकिन 1,42,000 आ गया तो आप समझिए कि मंदी चालू हो गई है सोने में। तब 125 110 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 125 आ जाए तो बहुत अच्छा है, 110 तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। 110 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यस, 125 भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कि 125 तक आए, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छा है, लोगों को खरीदने के लिए मौका मिलेगा। बहुत लोगों को खरीदने के लिए बहुत मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सुमित फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।